तो हमने क्या किया, फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपने गैस लिया हुआ है एट वेरी लो प्रेशर, बहुत ही कम प्रेशर पे गैस है। इलेक्ट्रोड लिए, बैटरी से कनेक्ट किया, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। वोल्टेज जो आपने सप्लाई किया है वो 10,000 वोल्टेज है, जो कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वोल्टेज सप्लाई किया है। इतना ज्यादा वोल्टेज है कि जब वो इतना ज्यादा वोल्टेज सप्लाई किया है कि जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब में ली गई है वो गैस ही आयोनाइज हो जाएगी। वो गैस क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला H2 है, H2 गैस के आयोनाइजेशन से क्या होगा, किसी भी एटम के आयोनाइजेशन से क्या होता है, आयोनाइजेशन है क्या, मतलब आयोनाइजेशन में इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना, से बाहर निकाल के फेंक देते हैं उसको। तो आयोनाइजेशन ऑफ H2 क्या होगा कि सर आपने उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। मतलब अगर गैस आयोनाइज होगी तो उस डिस्चार्ज ट्यूब में पॉजिटिव पार्ट भी रहेगा और नेगेटिव पार्ट भी रहेगा। अभी हम नेगेटिव पार्ट की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन करेंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे, राइट, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन हो। हमने क्या किया, जो एनोड है, एनोड जो है उसके पीछे, एनोड के पीछे हमने यहाँ पे ये जो स्क्रीन है ना डिस्चार्ज ट्यूब, इस पे हमने पेस्ट लगाया, जिंक सल्फाइड का पेस्ट लगाया, जिंक सल्फाइड का पेस्ट लगाया। जिंक सल्फाइड का पेस्ट लगाने से क्या होता है, अगर वो उस जिंक सल्फाइड के पेस्ट लगाने से एक नई स्क्रीन बन जाएगी। उस पे अगर कोई भी पार्टिकल आके कोलाइड करता है तो हमें पता चलता है, क्योंकि वहां पे ब्राइट स्पॉट बनते हैं, है ना, पूरा ब्लैक है वो, जहां पे भी कोलिजन होगा वहां पे ब्राइट स्पॉट बनेगा। ठीक है, तो अगर हमने देखा कि यार जिंक सल्फाइड का जो स्क्रीन है उस पर बहुत सारे ब्राइट स्पॉट बने हुए थे, मतलब बहुत सारे पार्टिकल उस पे आके कोलाइड कर रहे हैं। कहाँ से आए पार्टिकल, गैस के आयोनाइजेशन से। कैसे आयोनाइज हुआ, हाई वोल्टेज सप्लाई करने से। ठीक है, क्लियर होता है, सेटअप समझ में आया पूरा। अब यस सर। इलेक्ट्रॉन जो है, देखो, आप एनोड पे हो, आप जस्ट एनोड पे बैठे हुए हो और आपको ऐसा फील हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से आ रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन कैथोड से नहीं आ रहा है, वो गैस के आयोनाइज होने से, गैस के आयोनाइजेशन से आ रहा है, राइट। इसको कैथोड रे क्यों बोलते हैं, कि ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है देखने में कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड से आ रहा है, इसलिए इसको कैथोड रेज बोलते हैं। और कैथोड रेज है क्या, इलेक्ट्रॉन ही तो है। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन स्पीड से मूव करते हैं तो उसी को कैथोड रेज बोलते हैं, राइट। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन स्पीड से मूव करते हैं तो उसी को कैथोड रेज बोलते हैं। बात समझ में आई, कुछ पॉइंट में एक बार फिर से यस बोल रहा सर। हूँ यहाँ पे। हमने बहुत ज्यादा वोल्टेज सप्लाई किया है यहाँ पे, तो उतने ज्यादा वोल्टेज पे क्या हो जाएगा, जो गैस है वो आयनाइज हो जाएगा। हाँ, आयोनाइजेशन ऑफ गैस टेक्स प्लेस। ठीक है, उसके बाद आयोनाइजेशन ऑफ गैस हो गया, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो ये सर्किट पूरा क्लोज सर्किट है, तो इसमें करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करते हैं, वेरी हाई वेलोसिटी, इतना ज्यादा वोल्टेज सप्लाई किया है कि वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, हमने इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकाला, जब ये एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें एक वैल्यू मिला, वो वैल्यू था चार्ज अपॉन मास का वैल्यू। किसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मास का रेशियो हमें यहाँ से पता चला, जो मिला 1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर किलोग्राम, ये मिला हमें। फिर से मैं बोल रहा हूँ, हमें चार्ज अपॉन मास का रेशियो पता चला। हमें चार्ज का इंडिविजुअल वैल्यू अब तक नहीं पता था, हमें मास का वैल्यू भी नहीं पता था, हमें इतना नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, बिल्कुल नहीं, हमें उस पर चार्ज भी नहीं पता था। सिर्फ हमें इतना पता था कि एक पार्टिकल है नेगेटिव चार्ज, जिसका चार्ज अपॉन मास का रेशियो इतना आता है। और एक्चुअली में पहले जो नेगेटिव पार्टिकल था इसको इलेक्ट्रॉन नहीं बोला गया था, क्योंकि ये नेगेटिव था इसलिए इसको पहले बोला गया था नेगाट्रॉन, पहले इसको नेगाट्रॉन बोला गया था।
बाद में करेक्शन करके या चेंज कर दिया, उसको इलेक्ट्रॉन बोल दिया। पहले इसको नेगाट्रॉन बोला गया था, फिर बाद में इलेक्ट्रॉन बोल दिया। किसने किसने की डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की, कोई बता सकता है? सर जे थॉमसन। जे थॉमसन। जे थॉमसन, बिल्कुल सही बात है। मैं वहीं पे लिख देता हूँ ऊपर जे थॉमसन। जे थॉमसन ने ही कैलकुलेट किया कि चार्ज अपॉन मास का रेशियो इलेक्ट्रॉन के लिए इतना आता है। उन्होंने क्या किया फिर कि डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने, देखो मैंने एग्जांपल H2 का लिया, हाइड्रोजन गैस का, उस उन्होंने दूसरा गैस ट्राई करके देखा, तो भी चार्ज अपॉन मास का रेशियो सेम आया। एक पॉइंट यहां से निकल के आ गया कि चार्ज अपॉन मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है गैस के। कौन सा गैस आप ले रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट होता है। बात समझ आ रही है? मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, यस चार्ज सर। अपॉन मास मतलब E बाय एम वैल्यू। E बाय एम वैल्यू जो है बेटा वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट है। बोल सकते हैं इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस टेकन। कि कौन सा गैस आप ले रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि कोई सा भी गैस लो यार, उसके आयोनाइजेशन से इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, एक ही पार्टिकल मिलेगा। हाँ, पॉजिटिव पार्ट अलग मिलेगा, ये क्लियर है, बट नेगेटिव पार्ट तो सेम ही मिलेगा ना, इलेक्ट्रॉनिक। तो क्योंकि किसी भी गैस के आयोनाइजेशन से नेगेटिव पार्ट सेम मिल रहा है, इसलिए कैथोड रेज जो है सर, उसका नेचर डिपेंड ही नहीं करेगा कि आपने कौन सा गैस यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे बोल देते हैं कैथोड रेज। तो ई बाई एम का वैल्यू सबके लिए सेम है। ठीक है, अब सोचने वाली बात कि इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें चार्ज और मास का पता चला, हमें चार्ज का नहीं पता, हमें मास का नहीं पता, इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पता, बट हमें कंबाइन रेशियो पता है। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद एक साइंटिस्ट थे, मिलिकन। मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बताया कि दुनिया में अगर कोई सबसे छोटा चार्ज है, सबसे छोटा चार्ज पॉसिबल है, तो उसका वैल्यू इतना होता है। और फिर बाद में उस टाइम पे ये तो क्लियर था कि सबसे छोटा पार्टिकल अगर कोई है तो वो इलेक्ट्रॉन है, सब एटॉमिक पार्टिकल, राइट। तो फिर बोल दिया कि यार इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही होगा इतना। और मैं आऊंगा उस पर, अभी वैल्यू मैंने बताया नहीं है, सिर्फ अभी तक मैंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट समझाया। और ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि कैथोड रेस का जो नेचर होता है वो डिपेंड नहीं करता कि आपने कौन सा गैस लिया है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करती है कैथोड रेस, है ना। गैस का आयोनाइजेशन यहाँ पे हुआ है, ई बाई एम का वैल्यू पता चला है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है बेटा। कैसे मूव कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, हाँ, अगर आपने इस पूरे डिस्चार्ज ट्यूब में बीच में कोई मान लो कोई शीट रख दी, तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड इतना ज्यादा है कि उस शीट के आर पार चले जाएंगे, वो पेनिट्रेट कर जाएंगे उसको, पेनिट्रेशन पावर बोलते हैं उसको। अगर आपने एक छोटा सा व्हील रख दिया, छोटा सा व्हील अगर आपने रख दिया, तो इलेक्ट्रॉन इतना स्पीड से मूव कर रहा है कि वो व्हील रोटेट करने लग जाएगा। ये सब एक्सपेरिमेंट से आइडिया लगता है कि कोई पार्टिकल है जो बहुत स्पीड से मूव कर रहा है, तभी ऐसा हो रहा है, राइट। और एक ही नहीं सर है, तो बहुत इसका सारे मतलब पार्टिकल कि है। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। बेटा एक इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे। अब मोमेंटम बेटा m इंटू वी पे डिपेंड करता है, नो डाउट मास उसका कम है, बट वेलोसिटी इतना ज्यादा है कि वो कंबाइन मोमेंटम को बहुत इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, मतलब मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास इनटू वेलोसिटी, राइट। मास भले ही कम है, बट वेलोसिटी इतना ज्यादा है कि पूरा मास इनटू वॉल्यूम का जो मास इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है ना, वो बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा। इसलिए मोमेंटम ज्यादा होता है। और एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ओके सर। ओके, तो इतना सर यहां तक समझ में आया आपको? अब एक बार, हाँ सर ये हाइड्रोजन क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पर? बेटा, हाँ बिल्कुल, आयोनाइजेशन बोल, ओके। ऑक्सीडाइज मत बोल। अगर ऑक्सीडेशन में बोलता तो मैं 2H++2 इलेक्ट्रॉन लिखता, बात सेम है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑक्सीडेशन बोल या फिर, बट जब तू ऑक्सीडेशन बोल रहा है ना, तो ये बताना जरूरी होता है कि ऑक्सीडेशन सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं होता, रिडक्शन भी साथ में होता है, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है ना। यस सिर्फ हाँ सर। सर। आयोनाइजेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में। तो ऑक्सीडेशन बोलना गलत है यहाँ पे, ओके सर। आयोनाइजेशन बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है वो। सर सर हाँ कैथोड रेस के प्रॉपर्टीज याद करने हैं क्या एक्सपेरिमेंट से, या बस वही उसका? बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज याद रखने बेटा कैथोड रेस के।
कि प्रॉपर्टीज मतलब बहुत स्पीड से मूव करती है कैथोड रेज। ओके अगर बीच में कोई व्हील रखा तो वो भी रोटेट हो जाएगा, कोई शीट रखा तो पेनिट्रेट हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। कैथोड रेज के लिए E अपॉन M का वैल्यू इतना आया, गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। सब बातें याद रखनी। और वैसे भी थैंक यू देखो यार, सर। आपसे कोई सब्जेक्टिव तो पूछने वाला नहीं है, ऑप्शन दिए जाएंगे, आप रिकॉल कर पाओगे आसानी से। बोल देगा कि नेचर ऑफ कैथोड रेज डिपेंड्स ऑन ABCD, ऑप्शन देख के आइडिया लग जाएगा आपको, राइट। चलिए, मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट आपके भी सिलेबस में नहीं है, एक्सपेरिमेंट IIT के सिलेबस में भी नहीं है। हाँ, सिर्फ इतना जरूर ध्यान रखना है कि इस एक्सपेरिमेंट से उसने बताया कि चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पे, वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻90। जैसे ही मुझे चार्ज पता चला इलेक्ट्रॉन का, मुझे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से ये वैल्यू ऑलरेडी पता था, तो मैंने इस पे E का वैल्यू रख दिया, चार्ज और मास निकाल लिया, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मुझे यहीं पे पता चल गया, और वो आया 9.1 इंटू 10⁻31। समझ में आ रही बात? हाँ? समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलिए, ये था कैथोड रे। अभी है एनोड रे एक्सपेरिमेंट। एनोड रे एक्सपेरिमेंट का सेटअप बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था, और होना तो भी चाहिए ना, कि किसी गैस के आयोनाइजेशन से क्या सिर्फ सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही मिल रहा है क्या? नहीं, पॉजिटिव चार्ज भी तो मिल रहा है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वैसे पॉजिटिव चार्ज भी मूव करेगा, राइट। हाँ, बट क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन तो छोटा पार्टिकल है यार, और पॉजिटिव चार्ज क्या है, पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज जो है वो बड़ा पार्टिकल है उसके कंपेरिजन में, है ना। पहले मैं सेटअप बना देता हूँ। सर हाँ बोलो। अब मास ऑफ किधर मूव इलेक्ट्रॉन करेंगे? टू -31 है ना? हाँ, -31 किलोग्राम बेटा, ठीक है। -31 ही लिखा मैंने। यहाँ पे क्या होगा, कैथोड रेज में सेटअप वही है, जब इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जा रहे थे तो पॉजिटिव चार्ज भी कैथोड की तरफ आ रहा था। बेटा यहाँ पे आप जो कैथोड यूज करते हैं ना यार, वो परफोरेटेड होता है। क्यों? बेटा क्योंकि पीछे तो जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगाएंगे, तो जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पे पार्टिकल टकराने चाहिए। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो छोटा सा पार्टिकल है, वो तो चल आर पार हो जाता है, तो वो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे टकरा जाता है, बट पॉजिटिव पार्ट तो हैवी होगा ना, बड़ा पार्टिकल होगा, तो उसके लिए कैथोड परफोरेटेड लेना पड़ता है। परफोरेटेड, परफोरेटेड है बेटा, मतलब होल्स है उसमें, होल्स है। कैथोड में होल्स बनाए हुए बहुत सारे, परफोरेटेड का मतलब ये होता है। परफोरेटेड बोला मैंने, ठीक है, वही पूरा सेटअप है। हाँ, क्या होगा, कैथोड रेज जो है, अब एक बात बताओ, हमने यहाँ पे देखा कि कैथोड रेज से E/m का जो वैल्यू है वो अलग अलग आया है सबके लिए, क्योंकि E/m वैल्यू डिपेंड करता है कौन सा गैस लिया है। अब यार E/m का वैल्यू अलग अलग आया, ठीक है, हम तो प्रोटॉन की डिस्कवरी कर रहे हैं। प्रोटॉन क्या होता है, क्या H+ ही प्रोटॉन है? हाँ सर। और H+ कब बनेगा, जब हाइड्रोजन गैस लोगे आप, राइट। एक बात बताओ, सबसे हल्का गैस कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन का मास सबसे कम है तो E/m का वैल्यू ज्यादा होगा। E/m का वैल्यू मैक्सिमम किसके लिए होगा? हाइड्रोजन के लिए, राइट। मिनिमम तो किसी के लिए भी हो सकता है, मिनिमम के लिए तो आपको सबसे हैवी गैस देखना पड़ेगा, वो तो हम डिफाइन नहीं कर सकते ना। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन है, तो उसके लिए E/m का वैल्यू मैक्सिमम आया। सबके लिए अलग अलग आएगा, क्योंकि E/m डिपेंड करता है कि कौन सा गैस लिया है आप, राइट। अगली बात समझ में, प्रॉपर्टीज, बाकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल वैसी हैं, सिर्फ एक डिफरेंस है कि E/m का वैल्यू फिक्स नहीं आया, क्योंकि E/m डिपेंड करता है कौन सा गैस लिया है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? हाँ सर। ओके, कैथोड रे सर और एक बार एनोड रे। प्लीज वापस एक्सप्लेन कीजिए ना। देख, जैसे मैं पिछले स्लाइड पे जाता हूँ, वहीं पे समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन बताया ना बेटा। अब एक बार बता कि जब गैस आयोनाइज हो रहा है तो
क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही बनेगा, ये नहीं बनेगा क्या H+, ये भी तो बनेगा, यस सर। है ना। हाँ, तो ये कैटायन भी तो मूव करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, ये कैथोड की तरफ मूव करेगा। जैसा इलेक्ट्रॉन के मूव करने से कैथोड रेज बन रही है, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज के मूव करने से एनोड रेज बनेगी। एक ही सेटअप में हो रहा है ऐसा। पढ़ाने के लिए मैंने अलग अलग सेटअप बनाया ना, एक में बना दी तो कचरा हो जाता पूरा। यहाँ पे देखो, सर आपको इसको भी किया क्या सेम साइंटिस्ट ने किया डिस्कवर? नहीं बेटा, प्रोटॉन का डिस्कवरी जो है, प्रोटॉन का डिस्कवरी अलग साइंटिस्ट ने किया ओके बेटा, गोल्डस्टीन। ओके। प्रोटॉन का डिस्कवरी उसका क्रेडिट दिया जाता है गोल्डस्टीन को। चेंजेस क्या है, कैथोड परफोरेटेड लिया, गैस अलग अलग गैस उसमें डिस्चार्ज ट्यूब में जब ली तो देखा कि ईबीएम का वैल्यू डिफरेंट आया। इसका मतलब ईबीएम का वैल्यू डिपेंड करता है, या एनोड रेज जो है उसका नेचर डिपेंड करता है कि आप कौन सा गैस ले रहे हो उसमें। तो अगर डिपेंड करता है तो इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, मैक्सिमम नहीं निकाल सकते, सॉरी मिनिमम नहीं निकाल सकते, मैक्सिमम निकाल सकते हैं। मैक्सिमम होगा जब सबसे हल्का गैस लेंगे। सर इसमें परफोरेटेड सबसे क्यों हल्का लिया? ना, वही मैंने बोला कि बेटा परफोरेटेड इसलिए, पहली बात तो कोई अगर मान लीजिए शीट है, बहुत छोटा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन स्पीड से जाएगा, वो पास कर जाएगा उस शीट को। बट अगर कोई हैवी पार्टिकल है तो उसको पास नहीं कर पाएगा। हैवी पार्टिकल के पास होने के लिए हमने परफोरेटेड बनाया उसको, राइट। पीछे तो स्क्रीन है ना बेटा जिंक सल्फाइड का, वो स्क्रीन पे पार्टिकल कैसे पहुंचेगा, स्क्रीन से पहले तो इलेक्ट्रोड रखा हुआ है ना, इलेक्ट्रोड को परफोरेटेड लेना पड़ेगा तभी तो वहां से पास होके स्क्रीन पे जाके टकराएगा, राइट। हेवी पार्टिकल है इसलिए परफोरेटेड लेना पड़ा, अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता तो परफोरेटेड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्पीड इतना ज्यादा है वो पेनिट्रेट कर लेता उसको। ठीक है, यस। ओके, यहाँ तक समझ में आता है। कैथोड और एनोड रे एक्सपेरिमेंट समझ में आया, याद रखना ठीक है। कोई क्वेश्चन तो यहाँ से बनता नहीं है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन ही बनेगा, अगर बनेगा तो, पर आपके इन्फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, कोई न्यूमेरिकल तो बनने से रहा यहाँ से। इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन का सर डिस्कवरी एनोड का रेज मैंने यूज किए गोल्डस्टीन ने ना? हाँ हाँ गोल्डस्टीन है, लिखा ना मैंने, साइंटिस्ट का नाम नहीं लिखा, लिखा ऊपर देखो गोल्डस्टीन लिखा हुआ। ठीक है, और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया, जेम्स, चैडविक। हाँ चार्डविक। जेम्स जेम्स चैडविक। चैडविक, सही बात। क्या क्या किया गया, अल्फा रेस जानते हो ना, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में पढ़ चुके हो तुम लोग, अल्फा यस रेस सर। क्या होता है। तो यस सर। किया क्या कि एक शीट लिया उसने बेरिलियम का, और उस पे अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करवाए बहुत ज्यादा स्पीड से। स्पीड नियरली मान के चलो कि वेलोसिटी नियरली 10⁶ मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में इतना मीटर, आप देखो कितना ज्यादा स्पीड है। अल्फा पार्टिकल्स थी, है ना। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ। अल्फा पार्टिकल होते हैं 2He4+2, या ये 2 4 लिखने की जरूरत नहीं है, फालतू कंफ्यूजन क्रिएट होता है, सीधा +2 लिखो, He+2 अल्फा रेज। तो हमने देखा कि यार जो अल्फा रेज बेरिलियम शीट के साथ कोलिजन हो रहा है उसका बहुत ज्यादा स्पीड से, तो इस अल्फा पार्टिकल ने जब बेरिलियम शीट के साथ रिएक्शन की, तो एक पार्टिकल बना, कार्बन बना वो तो हमें क्लियर है, एक पार्टिकल बना 0n1। उस पार्टिकल, वो पार्टिकल न्यूट्रल है। ये कैसे पता चला कि वो पार्टिकल न्यूट्रल है, हमने क्या किया, उस पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, वो पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा था, तो हमने देखा कि यार उसने कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं दिखाया। अगर वो डिफ्लेक्शन दिखाता तो पता चलता कि उसका नेचर क्या है, बट उसने डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया, सीधा चला गया, मतलब नो चार्ज, न्यूट्रल है वो। अगर पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता तो नेगेटिव बोलते थे उसको, अगर वो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता तो बोलते उसमें पॉजिटिव चार्ज है, बट वो न्यूट्रल था। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, जब क्या बेरिलियम शीट पे, कहाँ पे, न्यूट्रल है बेटा वो।
न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रॉन बोलते हैं उसको। ठीक है, याद रखना है जो भी मैंने बोला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। वो पार्टिकल को क्या किया? पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हमने देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में वो न्यूट्रल, इलेक्ट्रिक फील्ड में वो पार्टिकल डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता, जीरो डिफ्लेक्शन शो किया उसने। जीरो डिफ्लेक्शन शो किया मतलब कि उस पर चार्ज नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन होता मान लो, तो इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्लेक्ट होता ना, और प्रोटॉन इधर डिफ्लेक्ट होता। ऐसे ही तो पता चलता है किसी पार्टिकल पे चार्ज है या नहीं है, देखने से थोड़ी पता चलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में पास कराया उसको, जिधर उसने डिफ्लेक्शन दिखाया उस हिसाब से आइडिया लग गया कि यार इस पे ये वाला चार्ज प्रेजेंट है। जो पार्टिकल यहाँ पे मिला उसने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया, तो हमने बोल दिया कि वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक है। सर ये रिएक्शन हमको याद रखनी है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, इसीलिए बताइए, याद रखनी है इसीलिए बताई जा रही है। सर ये बेरिलियम शीट की थिकनेस बहुत ये कम होगी ना, कम तभी है, वो बहुत कम है, बहुत कम है, पेनिट्रेट। एग्जैक्टली। हाँ, बेरिलियम शीट की थिकनेस बहुत कम है। सर ये रिएक्शन कैसे डायरेक्टली पूछेंगे या फिर? नहीं, डायरेक्टली नहीं पूछेंगे बेटा, पूछ सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ जो न्यूट्रॉन है उसका रिएक्शन क्या है, बैलेंस रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन क्या है। चार ऑप्शन दे दिए, ओके देख सकता है। या हो सकता है कि मान लो यहाँ पे 6 नहीं लिखा हुआ है और बोल दिया x है, यहाँ पे फाइंड वैल्यू ऑफ x, तो यस। पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे और क्या, तो रिएक्शन पता है तो काम हो जाएगा, मतलब ये कहने का मतलब है मेरा। ठीक है, हाँ। अब वहीं पे चलते हैं जहाँ पे वो एनर्जी डिफरेंस की मैंने बात की थी। एनर्जी डिफरेंस बताया था मैंने अच्छे से, राइट। एक बार वो इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, शायद आप लोग भूल गए होंगे उसको। 13.6 इंटू जेड स्क्वायर था, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर था। ये भी कहा था मैंने कि n1 जो है वो हमेशा लोअर लेवल होगा और n2 हमेशा हायर लेवल होगा, ऑलवेज। इलेक्ट्रॉन कहां से भी कहां जाए फर्क नहीं पड़ता, n1 इज ऑलवेज लोअर लेवल, n2 इज ऑलवेज हायर लेवल, राइट। वन मोर थिंग, फॉर एग्जांपल n1 n2 ये शेल्स है यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग एक्साइटेड ना फ्रॉम n1 टू n2। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। कितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ n2 माइनस एनर्जी ऑफ n1, राइट। हाउ डू वी कैलकुलेट एनर्जी ऑफ n2 माइनस एनर्जी ऑफ n1, वो तो हमें ऑलरेडी पता है। कितना होगा, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए कि जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया जा रहा है या जो रेडिएशन एब्जॉर्ब किया जा रहा है उस रेडिएशन का वेवलेंथ क्या है, तो आप मुझे बताइए। ये एब्जॉर्ब एनर्जी है, इस वेव का जितना एनर्जी है वो एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो इस वेव के एनर्जी को मैं hc/λ लिख सकता हूँ क्या? यस सर। हाँ, यस सर। अब यहाँ से ये ध्यान रखेंगे कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया जा रहा है या जो रेडिएशन एब्जॉर्ब किया जा रहा है उस रेडिएशन का वी कैन कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ बोथ। हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल्स टू एच न्यू और hc/λ करके। ओके ना, बोलो आगे। सर ठीक है, मेरे को इस बारे में लैम्डा नहीं समझा। हाँ, सॉरी बेटा, मेरे को आपका एच वॉइस क्लियर नहीं। वाला नहीं समझा। कौन सा नहीं समझा, ये वाला, राइट। देखो एक इलेक्ट्रॉन जो है n1 से n2 में, जैसे मैंने, याद होगा मैंने एग्जांपल क्या लिया था, जैसे मैं समझाया था मैंने। इलेक्ट्रॉन अभी n1 में है और वो n2 में जाना चाहता है, तो कितना एनर्जी उसे चाहिए, जितना गैप है दोनों के बीच में। गैप क्या है, इतना गैप है दोनों के बीच में। ये गैप कहाँ से आएगा, ऑफ कोर्स
हम देंगे एनर्जी, हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और N2 शेल में जाएगा। तो हमने जो एनर्जी दिया वो कैसे देंगे हम? रेडिएशन के फॉर्म में, राइट? रेडिएशन के फॉर्म में ना। सनलाइट से मान लो हमने जो एटम है बाहर रख दिया धूप में, सनलाइट में, तो सनलाइट क्या है? रेडिएशन ही तो है। वो रेडिएशन क्या है? एनर्जी है, उसको एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन और हायर लेवल पे चला जाएगा। सोलर पैनल में यही तो होता है ना? तो ये जो रेडिएशन एब्जॉर्ब किया जा रहा है, उस रेडिएशन का एनर्जी तो हमें पता है कितना है, कितना होगा? En2 माइनस En1। बट अगर उस रेडिएशन का एनर्जी आपको पता चल गया तो क्या उस रेडिएशन का वेवलेंथ नहीं निकाल सकते? क्या निकाल सकते हैं सर? E इज इक्वल टू एच न्यू करके, या E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा करके निकाल सकते हैं ना। इतना पार्ट देखो बस, आप तो आगे कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं। एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा और एच न्यू, ठीक है? हाँ समझा। ओके ग्रेट। चलिए अब कुछ बातें करते हैं स्पेक्ट्रम के बारे में। देखो स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है, थोड़ा बहुत आइडिया आप जानती हैं। मान लीजिए कि ये बल्ब बल्ब है, ऐसे ही बनाया मैंने ना। रेडिएशन है इससे बहुत सारे, जो रेडिएशन को हमने पास करवाया है प्रिज्म से। सर यस। सर आप वो आयोनाइजेशन एनर्जी वो सब एक बार डिस्कस कर सकते हो? बताया कि नहीं मैंने? पहले ये बताओ मुझे, नहीं बताया? नहीं सर, आपने पिछले क्लास में से डिफरेंस ऑफ एनर्जी लिखाया था। मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी, ये सब नहीं बताया? नो सर। ठीक है चलो, नो। ठीक है बताते हैं, तो जरूरी है बताना बेटा, बताना पड़ेगा। अच्छा क्या ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट बताया था? सर हाँ वो बताया था, हाँ, n वो इक्वल टू 1 और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है चलो बताएंगे एक बार ये। अब चलो छोड़ो, स्पेक्ट्रम स्टार्ट करने से अच्छा है पहले वही देख लेते हैं। चलिए देखो सबसे पहले एक्साइटेशन एनर्जी देखो। एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या है? इसको डबल ई से लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से किसी भी स्टेट में लेके जाना है। डेफिनेशन है एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट। देखो बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन को पहले शेल से निकालना है और फर्स्ट शेल से उसको एक्साइट करा के किसी भी स्टेट में लेके जाना है। तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी होगी कि सर अगर पहले शेल से एक्साइट करवा के दूसरे शेल में लेके गया तो डिफरेंस E2 माइनस E1 होगा, उसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। अगर पहले शेल से एक्साइट करवा के थर्ड शेल में लेके गया तो उसको बोलेंगे सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। समझ में आ रही बात? मान लो आपसे पूछे 10th एक्साइटेशन एनर्जी, तो बताओ क्या होगा, डिफरेंस क्या आएगा? E11 माइनस E1। 11 सिंपल सी बात है। E11 माइनस E1 मतलब 11th वाले शेल का एनर्जी माइनस फर्स्ट शेल का एनर्जी, ये एक्साइटेशन एनर्जी हो गया। ठीक है। हम्म। उसके बाद लिखो इतना, उसके बाद आएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। स्क्रीनशॉट ले लो अभी। The ground state is always the first shell of. हाँ ग्राउंड स्टेट इज ऑलवेज n इक्वल टू 1। आयोनाइजेशन एनर्जी, ionization energy is basically energy required to move an electron from ground state
from ground state to n tends to infinity. अच्छा, what you mean by ionization of atom? Ionization of atom means इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से निकाल के एटम से बाहर भेज देना है, एटम से बाहर निकालना उसको। एटम से बाहर का क्या मतलब है? मतलब इलेक्ट्रॉन को n टेंस टू इंफिनिटी पे भेज देना, सेम ही मीनिंग है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितना होगा सर? इंफिनिटी का एनर्जी माइनस फर्स्ट शेल का एनर्जी। इंफिनिटी पे एनर्जी 0 होता है, फर्स्ट शेल का एनर्जी इज माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, राइट? तो आयोनाइजेशन एनर्जी कैन बी रिटन एज 13.6 into z square upon n square, but n is equal to 1 by default, right? n equals to 1 होगा क्योंकि फर्स्ट शेल से एनर्जी निकाल रहे हो आप। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू आया 13.6 into z square, ध्यान रखेंगे। If z is equal to 1 मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा? 13.6 into 1 का स्क्वायर, एग्जैक्टली 13 आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He प्लस एटम क्या होगा? 13.6 into 2 का स्क्वायर 4, which is 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? देखो ऐसे मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, किसी ने पूछा भी था मुझसे, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 13.6। क्या आपको लगता है ये बात क्वेश्चन में बताने वाली है? नहीं, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, लिखा हुआ मिलेगा आपको बहुत क्वेश्चन में, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 13.6, और फिर बाद में और कुछ डेटा दिया जाएगा। तो हम क्या है उस लाइन को बढ़ के बड़ा कंफ्यूज आते हैं कि यार ये डेटा दिया गया तो इसको कहाँ पे यूज करें। वो डेटा हमें ऑलरेडी पता है, अगर वो बताता भी नहीं तो भी मुझे पता है कि हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 होता है, बता के कुछ किया नहीं है उसने, वो सिर्फ मुझे ऑलरेडी पता है। कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे ये डेटा लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये लिखा हुआ मिला है मतलब उसको ज्यादा देखना नहीं है, उसको सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि वो हम ऑलरेडी जानते हैं, है ना? ओके, ये समझ में आया आयोनाइजेशन एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी समझ में आया। लास्ट यस एक और सर। टर्म है सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी या फिर बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं उसको। सेपरेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड to move an electron from any state to n is n tends to infinity। देखो एक्साइटेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा अभी। एक्साइटेशन में पहले शेल से कहीं पे भी भेज देते हैं, और सेपरेशन में कहीं से भी इंफिनिटी पे भेज देते हैं। यही तो मतलब है एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्टेट टू n इक्वल टू इंफिनिटी। एनी स्टेट बोला, बोला किसी भी स्टेट से भेजो। अगर मैं बोलूं कि मैं पहले स्टेट से भेज रहा हूं तो आप बोलोगे कि सर वो होगा बाइंडिंग, एग्जैक्टली वो आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन एनर्जी, एग्जैक्टली। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि बाइंडिंग एनर्जी, एक मिनट मुझे लिखने दो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेट ऑफ ग्राउंड स्टेट, क्या बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम? यस सर। यस सर, यस सर। करेक्ट है। बाइंडिंग एनर्जी बोलो या सेपरेशन एनर्जी बोलो, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? सेपरेशन एनर्जी एस ई से लिख सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बी ई से लिख सकते हैं, ठीक है? फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी कैसे बोलते हैं? जैसे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी होता है, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, एग्जैक्टली वैसे ही फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी, सेकंड सेपरेशन एनर्जी होता है। फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी मतलब 2 से इंफिनिटी भेजना, क्योंकि अगर 1 से इंफिनिटी भेजा तो सेपरेशन एनर्जी नहीं, उसको तो आप आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम बोलते हैं।
तो फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी का क्या मतलब होगा? फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी का मतलब होगा ई इंफिनिटी माइनस ई टू। सेकेंड सेपरेशन एनर्जी का क्या मतलब होगा? ई इंफिनिटी माइनस ई थ्री। टेंथ सेपरेशन एनर्जी का क्या मतलब होगा? बताओ। E infinity ई minus 11. ई इलेवन। पैटर्न बन रहा है, राइट? बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, तो वहां से समझ आ गया। क्लियर है अभी ये सेपरेशन, ये समझ में आया एनर्जी वाला आपको कॉन्सेप्ट, है ना? सर मुझे एक क्वेश्चन था, अगर हाँ, इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में होगा तो ऑब्वियसली उसका सेपरेशन इन आई मीन आयोनाइजेशन इन सॉरी एक्साइटेशन एनर्जी कम होगा ना? सेपरेशन ही होगा। देख, एक्साइटेशन एनर्जी, एक एक्साइटेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होता नहीं है, उसको देना पड़ता है। अब कितना देंगे वो डिपेंड करेगा कि आप उस इलेक्ट्रॉन को कितना एक्साइट करवाना चाहते हैं। तो जो आपने स्टेटमेंट बोला वो स्टेटमेंट एक्चुअली में मतलब परफेक्ट लाइन नहीं है वो। अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होता ऑलरेडी, तब आप बोलते कि सर इसके पास एक्साइटेशन एनर्जी ज्यादा है कम है, हमेशा नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एनर्जी तो हम सप्लाई कर रहे हैं उसको। हाँ, इतना क्लियर है कि मैंने अगर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी दे दिया ज्यादा एक्साइट हो जाएगा, कम एनर्जी दिया तो कम एक्साइट होगा, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए वापस से स्पेक्ट्रम लिख दूं फिर मैं। स्पेक्ट्रम देखो थोड़ा थ्योरेटिकल है स्पेक्ट्रम वाला पार्ट, जहां पे कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा ना वहां पे थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल है तो सिर्फ सुनना है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बल्ब बनाया था मैंने थोड़ी देर पहले, यहाँ से रेडिएशन निकल रहा है, इसको प्रिज्म से पास करवाया था हमने, राइट? हमें पता है कि जब भी व्हाइट लाइट हो, आपको अगर व्हाइट लाइट पता है तो व्हाइट लाइट को जब आप पास करवाएंगे इससे तो क्या होगा? ऑफ कोर्स सर हमें पता है कि डिस्पर्जन हो जाएगा। डिस्पर्जन बोलते हैं उसको, कि व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर में आपको मिलेगा, 7 डिफरेंट कलर में मिलेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से टोटल 7 बना दिए मैंने। आप ये मान लो मैंने 7 बना दिए ऐसे, चलो बना ही देते हैं, ये 7 बना दिए मैंने। ये जो पूरा, ये जो आपको कलर मिल रहे हैं ये किस पे मिल रहे हैं? फोटोग्राफिक प्लेट पे मिल रहे हैं। फोटोग्राफिक प्लेट लेते हैं, उस पर आपको ये कलर पैटर्न दिखाई देता है, जिसको आप स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और ये स्पेक्ट्रम बेटा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। किसी का डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ, किसी का डिफ्लेक्शन कम हुआ, ये डिपेंड करेगा कि जो कलर है उसका वेवलेंथ क्या है, राइट? हाँ, ये जो व्हाइट लाइट 7 रेज में सेपरेट हो गया, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब ये जो स्पेक्ट्रम आपको मिला है फोटोग्राफिक प्लेट पे, उससे रिलेटेड मैंने एक वर्ड यूज किया यहाँ पे, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। ये क्या मतलब है इसका, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम का? बात करेंगे इस बारे में। स्पेक्ट्रम के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। पहले टाइप्स की बात कर लेते हैं। 2 तरीके के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, ध्यान से सुनो। इमिशन प्रिज्म से आप वो लाइट पास करोगे जो मिड लाइट है। इमिशन स्पेक्ट्रम से, इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा? प्रिज्म से लाइट पास करनी है, वो लाइट पास करेंगे जो सर योर वॉइस इज क्रैकिंग। Yes, sir. Can you repeat it once again? So we can't hear you anymore. यस ऑफ सर। कोर्स सर, So your voice is still जस्ट अ cracking. मिनट, लेट मी Yes. कंप्लीट। हाँ, ऐसा हो रहा है, यस सर, वॉइस इज जस्ट अ मिनट क्रैकिंग। यार।
जस्ट अ मिनट ना बेटा। एक बार फिर से मैं स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहा था, फिर से लिखता हूँ। स्पेक्ट्रम के टाइप्स में सबसे पहले इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है, ध्यान से सुनेंगे। एक सैंपल था आपके पास, सैंपल मतलब उसमें एटम है, सैंपल मतलब उसमें एटम है। अब आपने क्या किया, उस सैंपल को एक्साइट किया। कैसे एक्साइट किया, उस सैंपल को रेडिएशन एनर्जी दिया। एनर्जी कैसे दे सकते हैं, या तो उसको रेडिएशन दिए या उसको हीट कर दिया, है ना। ऐसा समझ लो हीट किया आपने बाय हीटिंग। तो सैंपल को आपने एनर्जी दिया। एनर्जी देने से क्या होगा, उस सैंपल में जो भी एटम है वो एटम के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन लो लेवल से हाई लेवल पे जाएगा। एक्साइट हो गया, मतलब एक्साइट का मतलब यही है। एक्साइटेशन ऑफ सैंपल मतलब एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर चला गया, हायर लेवल पे चला गया। क्या इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे ज्यादा देर तक रहेगा, नहीं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में रहना पसंद करता है, क्योंकि वहां पे उसको अट्रैक्शन फोर्स मिलता है, वो स्टेबल फील करता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो लाइफ होता है हायर लेवल पे बहुत ही कम होता है। तो उसका टेंडेंसी रहता है कि वो चाहता है कि वो लोअर लेवल पे आए। तो पहले एक्साइट होकर हायर लेवल पे चला गया, जब हाई से लो लेवल पे आएगा तब रेडिएशन इमिट होगा बेटा। हाँ सर, तब रेडिएशन इमिट होगा। उस रेडिएशन को आपने प्रिज्म से पास किया, और फोटोग्राफिक प्लेट पे जो आपको पैटर्न मिला उसको आपने क्या बोला, इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम इसलिए क्योंकि इमिटेड लाइट, ये इमिटेड लाइट है। इमिटेड लाइट आपने पास किया, इस वजह से इसको इमिशन स्पेक्ट्रम बोला। ठीक है। हाँ, हाँ है ना। एक बार सर फिर से। इसके कोई और एग्जांपल्स आप दे सकते हो? हाँ मैं बताऊंगा, मैं अभी बताऊंगा, इस बारे में बातें करेंगे कि कब किसके केस में आपको इमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है।
ये आपको क्लियर तब समझ में आएगा जब आप एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों पढ़ लोगे, तब आप दोनों में डिफरेंस सोचोगे ना, तब आइडिया लगेगा कि कहना क्या चाहते हो सर। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इमिशन स्पेक्ट्रम मतलब प्रिज्म से एक लाइट पास करनी है, वो लाइट इमिटेड होनी चाहिए। और लाइट इमिट कब होती है? पहली बात, इस पूरे चैप्टर में आप बल्ब स्टडी नहीं कर रहे हो कि बल्ब से रेडिएशन इमिट कराया, उसका प्रिज्म प्रिज्म से पास कराया और फोटोग्राफिक प्लेट पे पैटर्न देखा, नहीं, आप एटम स्टडी कर रहे हो ना। तो एटम के केस में रेडिएशन कब इमिट होगा? जब इलेक्ट्रॉन हाई से लो पे आएगा। तो आप क्या करो, अब इलेक्ट्रॉन हाई पे जाएगा कैसे? पहले उसको एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना। तो मैंने पहले उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, और जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, इलेक्ट्रॉन खुद अब ऊपर से नीचे आएगा। जब वो लोअर लेवल पे आएगा तो वो एनर्जी इमिट करेगा। वो जो एनर्जी उसने इमिट की, मैंने उस एनर्जी को प्रिज्म से पास कराया, और प्रिज्म से पास कराया तो फिर मुझे स्पेक्ट्रम मिला। समझ में आई बात? यस सर। हाँ, अभी समझ में आया होगा। अब इमिशन स्पेक्ट्रम 3 तरीके का होता है, वैसे जनरली 2 तरीके का होता है, कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस के भी 2 तरीके होते हैं। डिसकंटिन्यूअस का स्पेक्ट्रम होता है लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम होता है डिसकंटिन्यूअस का टाइप। और कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम तो विब्योर होता है, आप जानते हैं, विब्योर इज अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसका एग्जांपल मैं दे चुका हूं, है ना। लाइन यस स्पेक्ट्रम सर। का क्या? अब देखो, कॉन्टिन्यूअस, लाइन और बैंड, सबकी बात एक साथ ही कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस हो गया, लाइन हो गया, और बैंड स्पेक्ट्रम हो गया। क्या डिफरेंस आएगा सब में? डिफरेंस ऐसा आएगा बेटा कि कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में तो फोटोग्राफिक प्लेट पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब कौन सा कलर स्टार्ट हो गया, कब कौन सा खत्म हो गया। जैसे विब्योर में ये वी हो गया, आई हो गया, बी हो गया, जी हो गया, वाई, ओ, आर, ऐसे। जैसा वॉयलेट कलर है इसमें, मान लो इसमें वॉयलेट कलर था, तो ऐसा नहीं कि सेकंड वाले में इंडिगो होगा। सेकंड वाले में भी थोड़ा बहुत वॉयलेट है, पता नहीं चल रहा आपको, वॉयलेट यहाँ तक है, यहाँ तक है। और इंडिगो कलर वैसे यहाँ पे बता नहीं सकता मैं कौन सा, बट इंडिगो कलर यहाँ से स्टार्ट हो गया। फिर तो आपने देखा ना कि सर ने ये इंडिगो और वॉयलेट दोनों का कॉमन पार्ट भी आया। कॉमन पार्ट का क्या मतलब है कि आप ये बता ही नहीं पा रहे कि कब वॉयलेट कलर खत्म हो रहा है और कब इंडिगो स्टार्ट हो रहा है, ये बता ही नहीं पा रहे। ये कॉन्टिन्यूस है। अगर डिसकंटिन्यूस होता ना तो साफ पता चलता कि यहाँ पे ये खत्म हो रहा है, दूसरा स्टार्ट हो रहा है। बात समझ में आई? कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूस का क्या मतलब है? यस सर। ओके, रिव्यूअर जो हो सर ये गया। लाइन डिस्कंटिन्यूअस में होता है लाइन और बैंड? हाँ, ये डिसकंटिन्यूस में होता है, लाइन एंड बैंड जो लिखा है ना यहाँ पे देखो, डिसकंटिन्यूस में होता है लाइन। वो मैं बताऊंगा, अभी उसी पे आ रहा हूँ। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होगा कि ये रहा फोटोग्राफिक प्लेट। पहली बात तो लाइन स्पेक्ट्रम मिलता कब है? जब आप एटम का स्पेक्ट्रम लेते हैं। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम एटॉमिक गैसेस, ऐसे लिख सकते हैं, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम एटॉमिक गैसेस। तो क्या होगा कि ये बनाया मैंने यहाँ पे, कुछ इस तरीके के पैटर्न मिलेंगे आपको, एक छोटी छोटी लाइन्स यहाँ पे मिलेगी। ये तो हो गया डार्क पार्ट। बीच में लाइन जो है वहां पे कुछ भी नहीं है, साफ पता चल रहा है ना, गैप दिख रहा है ना। गैप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। डार्क पार्ट मतलब फोटोग्राफिक प्लेट वैसा ही होता है, डार्क ही होता है। यहाँ पे ये 3 लाइनें इसलिए मिली है कि यहाँ पे पक्का जो भी रेडिएशन आया प्रिज्म होने के बाद, स्पेक्ट्रम इन 3 जगह बना है, छोटी छोटी लाइन में। मान लो यहाँ पे वेवलेंथ λ1 वाला है, यहाँ पे λ2 वाला है, यहाँ पे λ3 वाला वेवलेंथ आया, या जो भी कलर यहाँ पे आया उसका वेवलेंथ λ1, λ2, λ3 है। क्योंकि लाइन जैसा दिख रहा है इसलिए इसको लाइन स्पेक्ट्रम बोला। छोटी छोटी लाइंस दिखेगी। ये तो मैंने एक छोटा सा बैंड बनाया, इतना भी नहीं, बहुत पतली सी लाइन दिखेगी। बट बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होगा? गैप ज्यादा होगा थोड़ा। बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होगा? गैप ज्यादा होगा। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये तो जैसे डार्क पार्ट हो गया। बैंड स्पेक्ट्रम में ये देखो आपको,
ये रहे बैंड, जो 2 बैंड मिले आपको, जहां पे मैंने डार्क पार्ट नहीं बनाया ना, वो बैंड स्पेक्ट्रम। जस्ट अ मिनट यार, पेंसिल डिस्चार्ज हो गया तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझ में सर आया क्या आप लोगों को? डिसकंटिन्यूअस में जो लाइन और बैंड है, तो सर उन दोनों लाइन और बैंड में फर्क हाँ, सिर्फ उनकी गैप से है ना सर, मतलब वेवलेंथ से? और गैप गैप क्यों आता है? हाँ, गैप इसलिए आया कि उस जो गैप है ना, उस गैप में जो भी वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ हमें मिला ही नहीं, इसलिए गैप आया। जैसे विबग्योर में क्या होता है, हमको सभी पॉसिबल वेवलेंथ मिल रहे थे सर, इसलिए कोई गैप नहीं आया। गैप से क्या आइडिया लगता है? गैप से ये आइडिया लगता है कि यार इस कलर का वेवलेंथ तो मुझे मिला ही नहीं, राइट? तो सर ये इनकम्प्लीट स्पेक्ट्रम होगा ना, तो राइट? नहीं, सर इनकम्प्लीट नहीं, इनकम्प्लीट नहीं है बेटा। किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से या किसी भी इमिटेड लाइट से सभी पॉसिबल कलर मिले, ये जरूरी नहीं है ना, ओके राइट? ये जरूरी नहीं है। इनकम्प्लीट स्पेक्ट्रम नहीं है, कंप्लीट है बट डिसकंटिन्यूअस है। तो और सर सर लाइन और बैंड में कलर्स नहीं मिलते हैं ना? लाइन और बैंड में कलर्स मिलते हैं ना बेटा, पर्टिकुलर कलर ही मिलेंगे। जो भी कलर मिलेंगे, हो सकता है 7 कलर मिल जाए, हो सकता है 7 कलर भी मिल जाए, बट अगर वो कलर मिलेंगे तो उनके बीच में लाइन गैप दिखेगा। आप देखो, 7 कलर अगर मिल रहे हैं बीच में, जैसे मान लो कि ग्रीन कलर के बाद येलो स्टार्ट हुआ, तो ग्रीन और येलो के बीच में अगर व्हाइट आपको गैप दिख रहा है, तो आप बोलोगे ना कि ये गैप है। अगर वो गैप बहुत ज्यादा है, आप बोल दोगे बैंड स्पेक्ट्रम है। गैप बहुत कम है, आप बोलोगे लाइन स्पेक्ट्रम है। गैप है ही नहीं, आप बोलोगे सर ये तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है। सर और समझ में आई बात? बैंड किससे ऑब्टेन्ड होता है, जिससे लाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटॉमिक मॉलिक्यूल, गैसेस? मॉलिक्यूलर गैसेस। ये लिखना था मुझे एक्चुअली में, पेंसिल डिस्चार्ज हो गया था इसलिए लिख नहीं पाया मैं। एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। बैंड स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मॉलिक्यूलर गैसेस। अच्छा, एग्जांपल बताओ मॉलिक्यूलर गैसेस का। यस सर। हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। एटॉमिक सर गैसेस का एग्जांपल एटॉमिक बताओ। गैस का हीलियम होगा ना? हाँ, नोबल गैसेस, ओके सर। राइट। जितना बताया इमिशन स्पेक्ट्रम में, ध्यान क्या रखना है कि सर कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस होता है। डिसकंटिन्यूस में लाइन और बैंड होता है, और लाइन स्पेक्ट्रम कब मिलता है एटम से, और बैंड स्पेक्ट्रम कब मिलता है मॉलिक्यूल से। बस इतना पता होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? आगे बात समझ में? सर सारे गैसेस मॉलिक्यूलर होते हैं एक्सेप्ट जो नोबल गैसेस नोबल होते गैसेस, हैं। हाँ, एक्सेप्ट नोबल गैसेस, सही बात है। सभी गैसेस मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं एक्सेप्ट नोबल गैसेस, ठीक है। ये इमिशन स्पेक्ट्रम हो गया। Sir, can you show the previous slide for a minute? फॉर अ मिनट, ओके। Done, sir. Thank you. So could you show the previous one? बेटा ये तो फर्स्ट है, इससे तो पीछे है ही नहीं कुछ। देखो, Okay. एक ही स्लाइड है। डिस्कनेक्ट हो गया था ना मैं, तो वो हाँ चला गया। किसी ने भी स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो जिसने भी स्क्रीनशॉट लिया इससे पहले वाली स्लाइड का, वो पोस्ट कर देना ग्रुप पे, ठीक है? ध्यान रखना। क्लियर है? यस। ओके। अभी बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। देखो क्या किया हमने, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स है, सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट बोल दो। व्हाइट लाइट से ये वेवलेंथ आई। इस वेवलेंथ को डायरेक्टली प्रिज्म से पास नहीं किया हमने, पहले हमने उसको किसी सॉल्यूशन से पास किया। मान लो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस था, हाइड्रोजन गैस को सॉल्यूशन से पास किया हमने। या सॉल्यूशन मत लिखो यार, सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस लिखो, ज्यादा ठीक लगेगा। सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो उस व्हाइट लाइट में जो भी वेवलेंथ होता है, जितने भी कलर होते हैं व्हाइट लाइट में, आपको पता 7 कलर होते हैं, सबका वेवलेंथ अलग अलग है। हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा वेवलेंथ को,
वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके हाइड्रोजन गैस में जो इलेक्ट्रॉन था वो हायर लेवल पे चला गया और हाई से फिर वापस लो पे आएगा। तो जब लो पे आएगा तो जरूरी थोड़ी है कि जितने पॉसिबल वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब किए वो सभी इमिट कर दे। मान लो 1 मिनट के लिए मान लो कि उसने एब्जॉर्ब किया λ1, λ2, λ3, λ4, λ5, 5 वेवलेंथ एब्जॉर्ब की और इमिट उसने सिर्फ λ2, λ4 और λ5 किया। मतलब 2 वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब कर चुका है। अब वो 2 वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब कर चुका है उसका स्पेक्ट्रम तो मुझे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो प्रिज्म से पास होने वाला ही नहीं है। तो हमने क्या किया, सिर्फ इन्हीं 3 वेवलेंथ को प्रिज्म से पास कराया, और जब प्रिज्म से आपने इसको पास करवाया तो आपको स्पेक्ट्रम क्या मिलेगा, इन्हीं का मिलेगा। स्पेक्ट्रम कैसा मिलेगा, स्पेक्ट्रम आपको इन्हीं का मिलेगा, राइट। जैसे एक बार बनाना पड़ेगा यार वापस से, यहाँ पे 3 ही कलर का स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो सर ये मिल गया स्पेक्ट्रम आपको λ1 का, ये λ4 का, ये λ5 का, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गया। इमिशन में और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है सर? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सोर्स जो है, लाइट सोर्स से जो रेडिएशन आता है उसको एक सॉल्यूशन से पास कराते हैं, और इमिशन में बिना सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रिज्म से पास कराते हैं, बस इतना डिफरेंस है। और हम जो स्टडी करेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम स्टडी करेंगे, और इमिशन स्पेक्ट्रम भी हम स्टडी करेंगे हाइड्रोजन का। वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा, यहाँ पे नहीं। तो जो भी है स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फिर। सर हाँ सर, मतलब अब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम का हमें मिलेगा ही नहीं वो फोटोग्राफिक प्लेट पे? नहीं मिलेगा ना बेटा, सिर्फ लेमडा जो प्रिज्म से पास होगा। एक बार बता, प्रिज्म से जो रेडिएशन पास कराएगा वही तो तुझे फोटोग्राफिक प्लेट पे दिखेगा ना। जो हाँ प्रिज्म सर। से पास ही नहीं हुआ उसका स्पेक्ट्रम कैसे दिख जाएगा? वो रेडिएशन कहाँ गया? λ1 और λ3 कहाँ गया? वो एब्जॉर्ब कर लिया सॉल्यूशन ने, सॉल्यूशन उसको एब्जॉर्ब कर चुका। इमिट किया ही नहीं उसने, एब्जॉर्ब करने के बाद वो इमिट किया ही नहीं। इमिट उसने सिर्फ 2, 4 और 5 किया। सर तो इसमें इन दिस केस अब्जॉर्प्शन विल बी ऑलवेज मोर देन एमिशन, रेडिएशन का जो भी। हाँ ऐसा बहुत ना जरूरी नहीं है। ओके। आप यू आर कंपेयरिंग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम विद इमिशन स्पेक्ट्रम, राइट? ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है। यस सर, मतलब ऐसा बोलेंगे कि इमिशन स्पेक्ट्रम में नंबर ऑफ वेवलेंथ ऑब्टेन्ड ऑन फोटोग्राफिक प्लेट इज मोर देन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यस सर, यही बोल। अगर आप वही बोलने की कोशिश कर रहे हो तो ठीक है। यस सर, क्लियर। हाँ बट कंडीशन ये है कि, कंडीशन ये है बेटा, सेम सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। कंडीशन ये है तब। अगर आप सोर्स चेंज कर दोगे तो ये स्टेटमेंट वैलिड ही नहीं होगा, फिर गलत हो जाएगा। यस सर वो स्टेटमेंट एक बार वापस रिपीट कीजिए ना। मतलब स्टेटमेंट ऐसा है कि सेम सोर्स था, एक बार इमिशन स्पेक्ट्रम कराया, एक बार प्रिज्म, एक बार इमिशन करवाया, एक बार एब्जॉर्प्शन करवाया। फोटोग्राफिक प्लेट पे जो वेवलेंथ मिलेगा ज्यादा कब मिलेगा? साफ पता चल रहा है इमिशन में मिलेगा सर, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में सॉल्यूशन कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा, जबकि इमिशन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सीधा पास करवाया हमने। सर, मुझे ये जो वेवलेंथ है सोर्स से। हाँ बोलो सर, एमिशन में भी हम लोग एक सैंपल लेते तो वो ऑब्जॉर्व नहीं करेगा, बिकॉज वहाँ पे सोर्स से वो फिर हाँ सैंपल नहीं लिया, सैंपल नहीं लिया बेटा हमने। अच्छा, ऐसा सोच, डायरेक्टली ये बीच वाला सॉल्यूशन हटा दे, सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट को पास करा दिया। जो सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट है ना, ये लाइट ही पास करा दी प्रिज्म से। तो टोटल 5 वेवलेंथ है ना, पांचों का तुझे स्पेक्ट्रम मिलेगा, बट एब्जॉर्प्शन में 5 का नहीं सिर्फ 3 का मिला। इसलिए ठीक है, ज्यादा इस पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जितना बताया सिर्फ न्यूमेरिकल तो बनता नहीं है। हाँ सर अब वापस इमिशन वापस स्पेक्ट्रम में सकते क्वेश्चन हैं यहाँ सर? बनता है। जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट ना, 1 मिनट में हेडिंग लिख लेता हूँ फिर जाऊंगा। इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाँ अब बताओ, हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम कब मिला होगा?
जब हाइड्रोजन एटम को या हाइड्रोजन गैस को एक्साइट कराया गया होगा, सिंपल सी बात थैंक यू सर, हो गया। है ना। किसी भी एटम का स्पेक्ट्रम कैसे, उस एटम को एक्साइट करा दो। तो जब हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम स्टडी करेंगे, ध्यान से सुनना, ये है आपका, एक मिनट, यहाँ पे आपको शेल्स बनाने पड़ेंगे यार, तो थोड़ा अच्छे से बना। n=1, n=2, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6 एंड 7, इतना काफी है 7 तक। टेंस टू इन्फिनिटी चलता रहेगा वैसे तो, बट हम उतना मतलब नहीं है। पहली बात ये, मैंने जो लाइंस बनाई है वो लाइंस आप देखने में ऐसा लग रहा होगा कि सभी के बीच में गैप इक्वल है, बट क्या सबके बीच में गैप इक्वल होता है क्या? नो सर। नहीं सर। नहीं। गैप एन, एज एन इंक्रीजेस, गैप क्या होता है, डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज। डिक्रीज होता है, सिंपल सी बात है, डिक्रीज होगा, ये क्लियर है। चलिए अच्छी बात है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में आएगा तो रेडिएशन इमिट करेगा, करेगा ना। अगर थर्ड से 1 में आया तो भी इमिट करेगा, 4 से 1 में आया तो भी इमिट करेगा, 5 से 1 में आया तो भी इमिट करेगा, 6 से 1 में आया तो भी इमिट करेगा। मतलब कहीं से भी आए, अगर 1 में आया तो रेडिएशन इमिट करेगा। सोचो, 2 से 1 में आया तो अलग वेवलेंथ मिलेगा, 3 से 1 में अलग वेवलेंथ मिलेगा, 4 से 1 में अलग मिलेगा, तो बहुत सारे पॉसिबल वेवलेंथ मिलेंगे आपको। मिनिमम होगा, एक मैक्सिमम होगा, ये तो क्लियर है। एक वेवलेंथ मिनिमम होगा, एक मैक्सिमम होगा। मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में सभी पॉसिबल वेवलेंथ आएंगे। तो ये जितने भी पॉसिबल वेवलेंथ है बेटा, उन सबको अरेंज किया हमने और उसको बोला लाइमन सीरीज। क्या बोला? लाइमन सीरीज। ठीक है, एक मिनट, ये क्या है? लाइमन सीरीज। किसी ने बोला लाइमन सीरीज मतलब, आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन जो है कहीं से भी आना चाहिए बट वो फर्स्ट शेल में आना चाहिए, उसको लाइमन सीरीज बोलते हैं। और लाइमन सीरीज में आपको बहुत सारी वेवलेंथ मिलती है। एक्चुअली में ये सभी वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है। कौन से रीजन में लाई करती है? अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है। ठीक है, ये तो पहले शेल में आया। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से आए, सेकंड में आए, थर्ड से 2 में आ सकता है, 4 से 2 में आ सकता है, 5 से 2 में आ सकता है, 6 से 2 में, कहीं से भी आए 2 में आना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? बाल्मर सीरीज। और बाल्मर सीरीज जो है उसमें जो पॉसिबल वेवलेंथ आएगा वो विजिबल रीजन में लाई करता है। एक बात मुझे बताओ यार, 1 से 2 में भी तो जा सकता था, वो क्यों नहीं बनाया मैंने? हाँ, बाल्मर सीरीज में मैंने बोला ना इलेक्ट्रॉन 2 में आना चाहिए, तो 1 से भी तो 2 में जा सकता था, वो मैंने बनाया क्यों नहीं? रीजन बताओ उसका। उसका जो रीजन है वो स्क्रीन पे है, स्क्रीन पे है। हाँ बोलो। क्या रीजन है कि मैंने 1 से 2 सर बनाया? 1 से 2 और 2 से 1 में सेम एनर्जी डिफरेंस रहेगा ना? मैंने, हाँ डिफरेंस सेम रहेगा, बट मैंने, जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए 2 में आना चाहिए, आपके माइंड में आना चाहिए ना कि सर 2 में तो 1 से भी तो आ सकता है, 1 से 2 में आएगा तो वो भी इस स्पेक्ट्रम का पार्ट होना चाहिए ना, वो क्यों नहीं है? हेडिंग पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? Sir, we are studying emission. एमिशन है सर। एग्जैक्टली, ये एमिशन स्पेक्ट्रम है, तो हमेशा हाई से लो पे आएंगे, चाहे पे नहीं जाएंगे। चलिए थर्ड की बात करते हैं। 4 से 3 में आया, यहाँ पे आया, सभी पॉसिबल। पाश्चन सीरीज बोलते हैं इसको, पाश्चन सीरीज। ये लाई करता है इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है, इसके सभी पॉसिबल वेवलेंथ, इसके बाद जो भी है सब इंफ्रारेड रीजन में लाई करते हैं। पाश्चन सीरीज हो गया। पाश्चन के बाद कौन आएगा? फोर्थ पे कोई भी आए, उसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। उसके बाद फिफ्थ पे आए, उसको बोलते हैं पी, पी फंड, पी फंड सीरीज।
वो भी इंफ्रारेड रीजन में ही लाई करता है, ये भी इंफ्रारेड रीजन में ही लाई करता है। और इलेक्ट्रॉन अगर 6 में आए, जरूरी नहीं 7 से आए, 7 से 8 से 9 से कहीं से भी आए, अगर वो 6 में आ रहा है तो उसको बोलते हैं हम्फ्री। स्पेलिंग लिख रहा हूं मैं, HUMPHREY सीरीज। ये भी इंफ्रारेड रीजन में ही लाई करता है। पहली बात तो ये क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ रहेगा कि पाश्चन सीरीज का क्वेश्चन है, तो आपके माइंड में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि पाश्चन सीरीज का क्वेश्चन है, मतलब इलेक्ट्रॉन 3 में आ रहा है, ये तो पता है मुझे। कहां से आ रहा है ये नहीं पता, वो अब पता करेंगे, बट इतना तो पता है ना कि यार n=3 में आ रहा है। तो अगर किसी भी सीरीज का नाम लिख दिया, मतलब एक इंफॉर्मेशन तो उसने दे दिया आपको कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, राइट? बोल सकते हैं साहब? चलिए एक बार बताइए मुझे, पहले शेल का एनर्जी क्या है? क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन के पहले शेल का एनर्जी -13.6, यस सर। सेकेंड का -3.4, फिर इसका -1.51 आएगा, फिर इसका -0.85 आएगा। अब देख लो ना, गैप कम होते जा रहा है, गैप कम होते जा रहा है बेटा। पहले में गैप कितना है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है बेटा पहले में। सेकंड और थर्ड में गैप कितना है? सेकंड और थर्ड में गैप तो बहुत कम है, कितना होगा? 1 पॉइंट। सेकंड और थर्ड में सर गैप कितना होगा? हाँ सर, पाश्चन सीरीज और ब्रैकेट सीरीज दोनों इंफ्रारेड रीजन में आते हैं। दोनों ही नहीं, उसके बाद सभी इंफ्रारेड में आ रहे हैं, देखना। टी अच्छा फंड देख, हम्फ्री देख, ठीक है सर। इंफ्रारेड रीजन में। मैं कुछ पूछ रहा था यार, 3 और 2 में गैप कितना है? सॉल्व करके बताओ ना जल्दी। हाँ, 3 और 1 में गैप ही तो बताना यार, माइनस ही तो करना है, जल्दी बता। 1.89। 1.89, सही बात है। ठीक है, एक बार बताओ, मैक्सिमम गैप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना? यस है कि सर। नहीं? यस। एक बात, एक और क्वेश्चन, क्या किसी भी एटम के लिए, ये तो हाइड्रोजन की बात है, क्या किसी भी एटम के लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप हो सकता है क्या? अगर होगा तो वो चेक करो, एक बार कोशिश करके देखो, हो सकता है क्या? हाँ या ना? क्या किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए इतना गैप हो सकता है क्या, किसी भी एटम के लिए? ये तो हाइड्रोजन की बात की नहीं हमने, सर, आई गेस नहीं नहीं बट सर। ट्राई तो करो। चलो नहीं। ठीक है, ये सर होमवर्क है, क्योंकि ये होमवर्क है। सर रुको, क्योंकि मेरी बात उसका सुनो। हाँ, बोल बोल बोल। सर क्योंकि उसका ग्राउंड स्टेट 13 -13.6 नहीं होगा ना, आई गेस। ठीक है, ग्राउंड स्टेट 13.6 तो नहीं होगा, और सभी वैल्यूज चेंज होंगे ना। चलो ठीक है, एक बात सुनो ध्यान से, होमवर्क है। आप क्या करोगे, 3 या 4 एटम तक आप कैलकुलेट करोगे सभी की एनर्जी लेवल। हाइड्रोजन का मैंने किया, हीलियम, लिथियम, हीलियम प्लस, लिथियम +2, बेरिलियम +3 का आप कैलकुलेट करोगे और गैप निकालोगे। तो चेक करके मुझे बताओगे कि किसी का एनर्जी गैप क्या 10.2 से ज्यादा है कि नहीं। बस ये होमवर्क है, ध्यान से सुन लेना, खुद से चेक करोगे, एटलीस्ट आइडिया तो लगेगा कि यार 10.2 क्या सबसे ज्यादा गैप है, सबसे ज्यादा बड़ा गैप है क्या, क्या इससे बड़ा गैप भी पॉसिबल है क्या किसी एटम में, या नहीं है? ये सब बातें पता चलेगी, खुद से ट्राई करोगे। समझ में आ रही सर ये बात? जो गैप का आपने कैलकुलेट, ये डिफरेंस इन एनर्जी है ना, डेल्टा ई। एग्जैक्टली, ये गैप है। मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल में रखा हुआ है और मैं उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दूं, तो वो दूसरे में चला जाएगा, ये मतलब है, वो ओके सेकंड में सर। चले जाएगा अपने आप। ओके सर। ठीक है, चलिए अब देखो, 1 बाय 1 लाइमन सीरीज ये सब के बारे में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। अगर मैंने क्वेश्चन में बोल दिया लाइमन सीरीज, आपके माइंड में क्या बात आएगी? आपके माइंड में ये बात आएगी कि सर इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से आ रहा है ये नहीं पता, बट n=1 में आ रहा है ये मुझे पता है। n1 और n2 जो एनर्जी डिफरेंस के फॉर्मूले में होता है, n1 क्या होता है, लोअर एनर्जी लेवल, और n2 हायर होता है। तो n1 का वैल्यू तो फिक्स हो गया ना बेटा 1, बट n2 क्या है? सर n2 तो कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है। चलिए जो भी है, एक बात मुझे बताना, लाइमन सीरीज में अगर इलेक्ट्रॉन 2 से 1 आया तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज का फर्स्ट लाइन क्या है?
इलेक्ट्रॉन का 2 से 1 में आना, इसको फर्स्ट लाइन के साथ, इसको इनिशियल लाइन भी बोल सकते हैं, इसको स्टार्टिंग लाइन भी बोल सकते हैं। बताओ यार कितना आसान हो गया। क्वेश्चन में बोला फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का एनर्जी बताओ, तो आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आ रहा है, तो E2 माइनस E1, राइट? समझ में आ रहा है? मैंने कहा सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कहां से कहां होगा? 3 से 1, E3 माइनस E1। थर्ड 4 से 1 होगा। लास्ट लाइन क्या होगा यार? ये लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या होगा? इन्फिनिटी 1, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन चेंज करके पूछता हूं मैं, लाइमन सीरीज के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ कब मिलेगा? जब वो इन्फिनिटी से 1 तक जाएगा। पक्का? सर मैक्सिमम वन वेवलेंथ तब सेकंड। मिलेगा जिसका एनर्जी सबसे कम होगा ना। एग्जैक्टली यही सुनना चाहता था मैं, कि अगर वेवलेंथ ज्यादा तब मिलेगा जब एनर्जी कम होगा, और एनर्जी सबसे कम कब है? जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आ रहा है, राइट? गैप कम है ना, इलेक्ट्रॉन जब 2 से 1 में आ रहा है तो गैप कम है, एनर्जी कम है। एनर्जी कम है तो मैक्सिमम वेवलेंथ आपको तब मिलेगा जब 2 से 1 में है, मिनिमम वेवलेंथ तब मिलेगा जब इन्फिनिटी से 1 में है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब मिलेगा? जब इन्फिनिटी से 1 में है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी कब मिलेगा? जब 2 से 1 में है। ऐसे ही पूछते हैं कि लाइमन सीरीज के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी बताओ, तो आपको ऐसे ही पता चल गया कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए इलेक्ट्रॉन का 2 से 1 में आना जरूरी है सर। आई बात समझ में? सर अभी पर आपने बताया था कि गैप 2 से 1 में सबसे ज़्यादा है। तो बेटा गैप ज्यादा है ना, गैप मतलब एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है तो हाँ वेवलेंथ तो कम होगा ना। ओके ओके ओके। सर ये थोड़ी बोला कि वेवलेंथ ज्यादा है। चलिए ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ मैं। लाइमन सीरीज में n इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन आएगा, कहीं से भी आ सकता है, 2 3 4 5, 2 3 4 5। अगर इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आया तो उसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन। अगर यहां से आया तो इसको सेकंड लाइन बोलेंगे, इसको थर्ड लाइन बोलेंगे, इसको फोर्थ लाइन बोलेंगे। तो पहले तो लाइन समझ में आ गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सबसे बड़ी लाइन कौन सी है? फोर्थ वाली। अरे इस लाइन के बड़े होने का मतलब है कि इसका एनर्जी सबसे ज्यादा है बेटा। अगर एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ मिनिमम होगा, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना ऑलरेडी, ऐसा थोड़ी पहली बार सुन यस रहे। सर यस। तो सब क्लियर हो गया। मैं ये लाइमन सीरीज के बारे में मैंने बताया। एक और सीरीज के बारे में बताऊंगा, बाल्मर सीरीज। उसके बाद आप लोग समझ जाओगे। एक बात ध्यान रखना, लास्ट लाइन को हम लिमिटिंग लाइन भी बोलते हैं। लास्ट लाइन को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग लाइन भी बोला जाता है। कोई पूछ ले कि लिमिटिंग लाइन बताओ लाइमन सीरीज का, या फिर सीरीज लिमिट बताओ, सीरीज लिमिट भी बोला जाता है। तो जवाब क्या होगा? इंफिनिटी से लो, राइट? ठीक है। यस सर डन। जस्ट अ मिनट। एक मिनट रुकिए बेटा, हाँ जस्ट अ मिनट।
नेक्स्ट क्या है? बाल्मर सीरीज। अब आप बताओगे, सब कुछ आप बताओगे, अब ऑलरेडी जानते हो। बाल्मर सीरीज के लिए n1 का वैल्यू 2 होगा और n2 का वैल्यू 3, 4, 5 इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है। किसी ने बोला फर्स्ट लाइन क्या होगा? 3 से 2 फर्स्ट लाइन होगा। सेकंड लाइन क्या होगा? 4 से 2। बेटा फिफ्थ लाइन क्या होगा? कोई बता सकता है फिफ्थ लाइन क्या होगा? 6 से 2। 7 से 2 बेटा। 7 से एक 2। बार ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से देखो, 7 से 2 का पैटर्न देखो। फिफ्थ लाइन 7 से 2 होगा। लास्ट लाइन क्या होगा? इंफिनिटी से 2। इंफिनिटी से। हाँ वो तो इन्फिनिटी से 2 होगा ही, उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। जो इन्फिनिटी से 2 है वहां पे लेमडा मिनिमम मिलेगा, और जो 3 से 2 है वहां पे लेमडा मैक्सिमम मिलेगा, या फिर फ्रीक्वेंसी मिनिमम मिलेगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ पे एनर्जी भी मैक्सिमम मिलेगा, यहाँ पे एनर्जी मिनिमम मिलेगा। सब पता है, सब हम जानते हैं ऑलरेडी, राइट? क्लियर है? मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। वन मोर थिंग, कि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया लाइमन सीरीज के लिए, बाल्मर सीरीज के लिए, बाकी सबके लिए बताने की जरूरत तो है नहीं। ऐसा समझ में आ गया कि क्या करना है, राइट? ठीक है, यस सर। ओके। एक बात मेरी ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। 4 और 1, n=4 n=1, इसके बीच में कितने पॉसिबल इमिशन लाइंस हो सकती है? कैलकुलेट करके बताओ। हिट एंड ट्रायल से कैलकुलेट करो, 4 से 1 के बीच में कितनी इमिशन लाइन हो सकती है। अब ये जरूरी नहीं कि वो 4 से 1 में है, 4 से 2 में है उसको भी मान लो, 4 से 3 में है उसको भी मान लो। कितनी पॉसिबल? टोटल नंबर ऑफ इमिशन लाइन। 6 है क्या? So 6. टोटल, बिल्कुल सही बात है। टोटल नंबर ऑफ इमिशन लाइन बिटवीन n1 एंड n2, बेटा उसका फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला 6 बता देता हूं मैं। हाँ वैसे 6 आएगा, n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। आपको 6 आएगा ना कि सर ये 2 है ये 3 है, 2 से 1 आ जाए, 3 से 1 आ जाए, या 4 से 1 आ जाए, 3 से 2 आ जाए, या 4 से 2 आ जाए, या 4 से 3 आ जाए। टोटल 6 पॉसिबल लाइन होगी सर। फॉर्मूला यूज करके सर 6 आएगा। यूज करके देखो, एक बार ट्राई तो करो। ठीक है, सर एक बार आप अरे हाँ फॉर्मूला या ना? रिपीट कर सकते हो? n2 माइनस n1 ब्रैकेट फॉर्मूला है, चलो मैं लिख देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ, मेरे साथ ही लिख लेना तुम लोग। फॉर्मूला है, जस्ट मिनट, हाँ सर 6 ही आ रहा है ना? n2 माइनस n1 ब्रैकेट में n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n2 और n1 का क्या मतलब है मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। n2 मतलब हायर एनर्जी लेवल, n1 मतलब लोअर एनर्जी लेवल, हमेशा ये मतलब है। ये मतलब फिक्स रखोगे माइंड में तो कंफ्यूज नहीं होगे कभी, अदरवाइज कंफ्यूजन बहुत होगा फिर। तो मैं पहले ही बोलता हूँ, n2 मतलब हायर, n1 मतलब लोअर लेवल। ये ठीक है। एक बात मुझे बताओ, अब मैंने कहा आपसे 4 से 1 के बीच में ऐसी कितने रेडिएशन है, ऐसे कितने वेव्स है, ऐसी कितनी लाइंस है जो एग्जैक्टली 1 में आ रही है? बताओ। 4 से 1 के बीच में 3 3, सर 3। मतलब कि सर है। कि 2 से 1 आए या 3 से 1 आए या 4 से 1 आए, 3 है तो उसका भी फॉर्मूला बनाओ। चलो ये तो मैंने 4 से 1 बोला, मैं बोलता हूँ 100 से 1 में आए तो कितनी लाइन होगी बताओ? सोच सकते हो तुम लोग। 99। 99। सिंपल ना, 99। चलो ठीक है, अब सब बताओ, n2 से n1 में आए तो कितनी लाइन होगी? n2 माइनस n2 n1। माइनस n1। सिंपल, n2 माइनस n1। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस बिटवीन n1 and n2 when the final cell
शुड बी N1, मतलब जब फाइनल शेल N1 हो तो ऐसी लाइंस आपको मिलेगी N2 माइनस N1 मिलेगी, राइट? सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं है दोनों फॉर्मूले में, कर लोगे? बताइए। पहला फॉर्मूला से मुझे 7/2 पता है। चल ठीक है, N2 का वैल्यू 4 रखा, N1 1 रखा, बेटा ऐसा कैसे हो Yes. सकता है? 3 पता है क्या आएगा, बनेगा? 3 into 4/2 आ ओ जाएगा। करेक्ट करेक्ट। हाँ बिल्कुल, ओके ठीक है, चलिए अच्छी बात है, सर लोग आपके खुद से सेकंड समझ गए। फॉर्मूला का क्या फाइनल शेल वो क्या है? जैसे फाइनल शेल, अच्छा वो हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रहा क्या? फाइनल शेल शुड बी लिखा हुआ है बेटा, ओके सर। मतलब उसने फाइनल शेल फिक्स कर दिया। पहले तो वो बोल रहा था कि 4 से 1 के बीच में जितनी भी लाइन है सब बता दो, बता दिया। फिर उसने बोला कि यार 4 से 1 के बीच में मुझे ऐसी लाइन बताओ जो 1 में आ रही है, मतलब टोटल नंबर ऑफ लाइंस बिटवीन N1 एंड N2 जो N1 में तो आ रही है, जिधर N2 पहुंचने माइनस वाला N1। है वो N1 है वैसा। हाँ उसने फिक्स कर दिया, उसने बोला कि अभी टोटल लाइन बतानी है बट सिर्फ वही बतानी है जो 1 में आ रही है, 4 से 2 वाले से मुझे मतलब नहीं है, कहीं से भी आना चाहिए, 1 में आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। उसने बोला। ठीक है, चलिए आई होप ये क्लियर है। यस सर। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला होता है रिडबर्ग फॉर्मूला। रिडबर्ग फॉर्मूला क्या होता है? पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं फिर उसका डेरिवेशन करेंगे। रिडबर्ग फॉर्मूला होता है 1 बाय वेवलेंथ या वेव नंबर म्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लेमडा होता है, ये तो हम जानते हैं। इज इक्वल टू होता है आर एच, मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट, इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है, डेरिवेशन भी बहुत आसान है इसका। पहले तो ये कि आर एच का मतलब क्या है बेटा? आर एच होता है रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या होता है ये? रिडबर्ग कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू है 109700 सेंटीमीटर इनवर्स। यार ये वैल्यू याद रखने लायक तो नहीं है, इस वैल्यू को रख के सॉल्व तो नहीं किया जा सकता, बड़ा दिक्कत होगा। तो बेटा हमने देखा कि रिडबर्ग कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है, या रिडबर्ग नहीं, 1 बाय आर एच का, रिडबर्ग कांस्टेंट के इनवर्स का जो वैल्यू होता है 1 बाय आर एच इज इक्वल टू, वो हमें मिलता है 912 एंगस्ट्रॉम के इक्वल। तो ये याद रखेंगे और इसी को यूज करेंगे क्वेश्चन में, तो आसान रहेगा थोड़ा। या तो दोनों वैल्यूज रखने हैं बट यूज 912 एंगस्ट्रॉम करना है। बट वो रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू नहीं है, वो रिडबर्ग के रेसिप्रोकल का वैल्यू है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब एक बात बताओ, आज ही मैंने लेक्चर में आपको बताया था कि डेल्टा ई जो एनर्जी गैप होता है वो E2 माइनस E1 होता है। क्या वही होता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और यस इस सर। डेल्टा ई को की क्या हमने HC बाय लेमडा बोला था? आज ही बोला था Yes, ऐसा। sir. Yes. तो बेटा, तो यहाँ से बेटा 1 बाय लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा यार? आ जाएगा ना 13.6 डिवाइड बाई HC इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। हो गया ना काम? क्या दिक्कत है? वो तो हो गया। सर ये जो है 13.6 डिवाइड बाई HC, यही रिडबर्ग कांस्टेंट है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, कब यूज करेंगे इसको? इसको कब यूज करेंगे? जब उसने बोला कि यार एक वेवलेंथ है, एक इलेक्ट्रॉन है जो 5th शेल से 1st शेल में आ रहा है, तो जब वो 5th से 1st शेल में आएगा तो रेडिएशन इमिट करेगा, उस इमिटेड रेडिएशन का वेवलेंथ बताओ, तभी तो यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला, राइट? आ रहा है समझ में? सर तो HC बाय 13.6 वो है ना 1/, RH, रेडबर्ग्स हाँ कांस्टेंट। हाँ, 1/रेडबर्ग कांस्टेंट है, सही बात है। ठीक है, एक बार बताओ ये समझ में आया कि नहीं? रेडबर्ग कांस्टेंट समझ आया कि नहीं? रेडबर्ग फॉर्मूला समझ आया कि नहीं? समझने लायक कोई बहुत Yes. टफ तो है नहीं ये।
चलो ठीक है, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे चलेंगे। फॉर्मूला लिख लो पहले। सर आप एक मिनट प्रीवियस पेज दिखा सकते हो? बिल्कुल। सर मॉड्यूल में जो डेरिवेशन है वो पूरा अलग ही है। मॉड्यूल में दिया भी है क्या डेरिवेशन? हाँ सर दिया है, डेरिवेशन ऑफ रेट। रुक जा, देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। रुक जा, एक मिनट रुक जा, तू लाइन पर है, मेरे को देखने दे। सर उन्होंने वो वैसे किया है, वो 2 पाई m के यस वैसे सर, वो सब यस वैल्यू सर। डाल के किया है। कोई मतलब नहीं, हमने डायरेक्टली कर दिया तो बढ़िया बात है ना। ये 13.6 कहाँ से आया? वो सारे कांस्टेंट को वैल्यू रखने पे तो 13.6 आया था। हाँ, एनर्जी के फॉर्मूले में 13.6 क्यों आया था, कहाँ से आया था? इतने सारे कांस्टेंट थे सर, सबको सिंप्लीफाई करके आपने 13.6 बता दिया था। उसमें कंफ्यूज क्यों हो रहे हो तुम लोग? हाँ, कौन से पेज पे, जल्दी बताओ, पेज नंबर बता। 56 सर। 56। तो उन 56 लोग पे ने दिखाओ। सारे वेरिएबल्स लिख दिए हाँ, हैं, हम लोग अरे कोई मतलब हाँ नहीं, हाँ कोई सर, मतलब नहीं है, हाँ सर। कोई मतलब नहीं है, कर लोगे तुम लोग ये, ठीक है। हाँ, चलिए, और कुछ है तो बताओ। ठीक है, सर तो ये इनवर्स का वैल्यू कब यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्ट रेट वाज कांस्टेंट इनटू z अरे स्क्वायर। तो यस। बेटा रेडबर्ग कांस्टेंट 1/912 हो जाएगा ना यार, एक बार ओके। बता। हाँ हाँ समझा वन समझा बाई सर। एक्स का वैल्यू 2 है तो एक्स का वैल्यू 1/2 होगा ना, हाँ तो वैसे ही करें, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि if an electron moves from nth orbit to first orbit in hydrogen atom by transition in multiple steps, and there are total 10 number of lines, find n। बताओ n क्या होगा? ट्रांजिशन क्या होता है? ट्रांजिशन वही बेटा, जैसे 5 से 2, 2 से 1, ये सब ट्रांजिशन है। टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लाइंस। सर डन। कितना आंसर आया? सर चैट पे भेजता हूँ। चैट पे दिखाई नहीं यार मेरे को। हाँ अभी आया, ठीक है, देखते हैं। तो देखते हैं कि n से 1 में आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस 10 है बेटा, तो n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 बन गया इक्वेशन। तो ये क्या बन गया, 10 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू n बाई 2। तो बेटा इक्वेशन बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, n स्क्वायर माइनस n माइनस 20 इक्वल टू 0। कितने रूट आएंगे इसके? 2 रूट आएंगे। वैल्यूज बताओ, वैल्यू बताओ यार, क्या आएगा n का वैल्यू? सर ये 10 कैसे आया आपको?
दिया है उसमें क्वेश्चन में, देख 10 नंबर ओके ऑफ लाइंस दिया है। हम लोग सेकंड फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते? सेकंड क्यों यूज करेंगे बेटा? उसने 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 क्या बोला? उसने बोला टोटल नंबर। टोटल नंबर ऑफ लाइंस। हाँ जब वो बोल दे कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस कमिंग बैक टू पर्टिकुलर शेल, तब जाके n2 - n1 यूज करेंगे ना यार, ऐसा नहीं। देखो दोनों वैल्यूज बताओ मुझे एन के दोनों वैल्यूज बताओ। शाहीन आपने 5 5 और बोला, एन के -4। 2 रूट है। हाँ तो 5 और -4, -4 तो हो नहीं सकता, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, आया 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 समझ में? सर वहाँ हाँ पे सर। क्वेश्चन पे अगर पर्टिकुलर होगा तब वो सेकंड फॉर्म यूज करते हाँ पर्टिकुलर होगा तो सेकंड वाला यूज करेंगे, सही बात है। और कुछ डाउट? क्लियर है बाकी सब? हम्म। चलिए ठीक है, हैं। यस। आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? प्रीवियस स्लाइड, ये लीजिए मैडम प्रीवियस स्लाइड। ठीक है, यस। चलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले पहले ये बता देते हैं कि लिमिटेशन क्या क्या है बोहर मॉडल का। एक सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन तो पता ही है कि एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, राइट? अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल है, इसका मतलब उसने मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के स्पेक्ट्रम को उसने एक्सप्लेन नहीं किया। उसने फॉर्मूला जरूर बताया कि MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई होता है। उसने मान लिया कि MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई होता है। पोस्टुलेट जो होता है ना, पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है? मान लेना। पोस्टुलेट का मतलब ये होता है कि मान लेना, कि मैंने ऐसा मान लिया फिर मैंने उसको यूज किया। बट ऐसे कैसे मान लिया? कोई एक्सप्लेनेशन तो देना चाहिए था ना कि MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई के पीछे क्या रीजन है। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, उसने मान लिया और डेराइव कर दिया। उसने एक्सप्लेन नहीं किया कि MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई क्यों होता है। थर्ड पॉइंट, ये समझ में आया यहाँ तक? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, सुनना ध्यान से बेटा। जो स्पेक्ट्रम मिलता है ना यार, आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा, लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम, इतना क्लीन स्पेक्ट्रम नहीं होता है। स्पेक्ट्रम के अलावा जो डार्क डार्क एरिया होता है ना, वहां पे भी छोटी छोटी लाइन मिल जाती है हमें, कभी कभी देखने को छोटी छोटी लाइन दिख जाती है हमें। वो लाइंस क्यों आ रही है? ये सब बातें भी बोहर ने एक्सप्लेन नहीं की कहीं पे भी। मतलब कभी कभी क्या है कि जहां पे स्पेक्ट्रम मिल रहा है उसके अलावा जो एरिया है डार्क एरिया, वहां पे भी फाइन फाइन लाइंस आपको दिखती है। वो क्यों आ रही है ऐसा बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और वो हमें कब दिखा? क्योंकि बहुत फाइन लाइन है, तो हमने हमने कोई डिवाइस से देखा उसको, और हमें जब एक डिवाइस स्पेक्ट्रोस्कोप से उसको देखा, तब हमें दिखा कि यार वहां पे लाइन तो आ रही है, बट वो लाइन क्यों आ रही है नहीं पता। ठीक है। फोर्थ पॉइंट
ये जो लाइंस है ना, स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी नीचे आ रहा है तो रेडिएशन इमिट करेगा ना, वो रेडिएशन जो है उसको प्रिज्म से पास करा है तो स्पेक्ट्रम आपको मिला। तो जब इलेक्ट्रॉन हाई से लो पे आ रहा है तो जो रेडिएशन इमिट कर रहा है वो रेडिएशन, उसको ही स्पेक्ट्रल लाइंस बोल रहे हैं। हमने क्या किया, हमने देखा कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट हो गई, लाइन स्प्लिट हो गई। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो भी स्प्लिट हो गई। ऐसा क्यों होता है, ये भी बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब उसने वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। कौन कौन से फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन का जो स्प्लिटिंग होता है उसको बोलते हैं जीमान इफेक्ट, और अगर यही स्प्लिटिंग आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। ओके, हाँ या ना, इतना बताओ। सर स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्लिटिंग नहीं समझा। अच्छा, मेरे को भी लास्ट स्प्लिटिंग वाला नहीं समझना नहीं, स्प्लिटिंग समझना नहीं है, ऐसा ध्यान रखना है कि स्प्लिटिंग होता है, ये बात बोहर नहीं समझा पाया। स्प्लिटिंग कैसा होता है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, इतना ध्यान रखना है, क्योंकि लिमिटेशन पढ़ रहे हैं तो लिमिटेशन पूरा पढ़ना पड़ेगा। हमने ये देखा कि स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है, सर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कहीं पे आता है तो लाइन लिमिट होती है ना, स्पेक्ट्रल लाइंस, इमिशन लाइन से फील्ड से पास करवाया तो वो लाइन ही स्प्लिट हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराया तो भी वो लाइन स्प्लिट हो गई। अब ऐसा क्यों होता है ये नहीं बता पाया। स्प्लिटिंग कैसे होता है वो तो डिस्कशन ही नहीं है यहाँ पे, बट स्प्लिटिंग हो रहा है ये ध्यान रखना है, और ये बात बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इतना ध्यान रखना है बस, ठीक है। ओके, बताओ और क्या कमी रह गई है। हम्म? सर हम्म। सर तो फिर जो हमने वो रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी के फॉर्मूला पढ़े वो एक तरह से रॉन्ग हुए ना फिर। इस चीज के लिए रॉन्ग हो गए? नहीं, सर किस फिर हमें पॉइंट की जो वजह से रॉन्ग हुए? लिमिटेशन से, लिमिटेशन के किसी पॉइंट से आपने ये कमेंट किया होगा ना, आपने किस पॉइंट को ध्यान में रख के ये कमेंट किया कि वो गलत है, मुझे सर बताओ तो मतलब सही, हमने मैं क्लियर कर। वेलोसिटी के लिए mvr इक्वल टू nh/2 यूज किया था, तो फिर ये हाँ तो हाँ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ना। हाँ, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये गलत है बेटा, मैंने ये तो नहीं बोला ना, मैंने ये बोला कि उसने ये मान लिया और डिराइव कर दिया। कुछ भी अगर मैं मानता हूँ एक्सपेरिमेंट के टाइम पे, इसका मतलब ये ऑब्जर्वेशन होता है, राइट। देखो एनर्जी कंजर्वेशन जो है, कोई आपको बोले एनर्जी कंजर्वेशन प्रूफ करके बताओ, आप बोलोगे ये कोई प्रूफ करने वाली बात नहीं है, ये तो ऑब्जर्वेशन है, कुछ ऑब्जर्व किया ऐसा और बोल दिया, बट वो ऑब्जर्वेशन के पीछे कोई एक्सप्लेनेशन उसने नहीं दिया, ये बात है। समझ में आ रहा है? ऐसे थोड़ी ये हाँ सपना सर। आया उसने एमवीआर इक्वल टू एनएच/2 में बोल के चालू कर दिया, वो ऐसा थोड़ी होता है। कोई तो कुछ तो सोचा होगा उसने, कहीं से तो ऑब्जर्वेशन मिला होगा उसको, ऑब्जर्वेशन से उसने ऐसा बोला, बट उसके पीछे कोई उसने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि ऐसा क्यों होता है, बस मान लिया ऑब्जर्वेशन से और सॉल्व कर दिया, डिराइव कर दिया, ये मतलब है कहने का, ओके सर। ठीक है। हाँ सर। ओके ठीक है, चलिए अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। सर थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट क्या बताया था मैंने, सर वो जल्दी बताओ। फाइन लाइंस सर वो दिखते हैं फाइन डार्क। लाइंस और एग्जैक्टली स्पेक्ट्रल मैंने लाइंस। ये कहा था कि लाइंस जो होती है ना स्पेक्ट्रम में, ये छोटी छोटी लाइंस मिल गई, तो क्या यही लाइन है क्या? नहीं, इसके अलावा ये जो डार्क एरिया है ना, यहाँ पे भी बहुत छोटी छोटी लाइन मिल रही थी, बट वो हमें ऐसे नॉर्मली नहीं दिख रही थी, हमने स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा ना, तब वो हमें वो लाइन दिखी, तो वो क्यों दिख रही है ओके सर, समझा समझा। वो भी एक्सप्लेन हम नहीं कर पाए, वो भी बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोहर मॉडल का है वो है कि ये एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज,
राइट। ओके, अभी हम बात करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा तो पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम हमारा हो रहा है ना। तो थोड़ा बहुत तो आइडिया ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से पढ़ लेंगे, क्या करें। थोड़ा बहुत तो आइडिया ले, थोड़ा तो आइडिया लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तो आप जानते होंगे, फेमस है बहुत, है ना। क्या करते हैं हम, एक मेटल लेते हैं। कौन सा मेटल लेते हैं? जनरली ऐसा मेटल लेते हैं जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, और वो होते हैं एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल में भी सीजियम लेते हैं हम, सीजियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब जल्दी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। हमने क्या किया, इस मेटल पे रेडिएशन को, रेडिएशन आया इस मेटल पे। अब मेटल है तो उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके मेटल से बाहर आ जाएंगे। हमने क्या किया, इस छोटे से कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर दिया बैटरी से। क्यों? क्योंकि अब पता चल गया ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, सॉरी ये नेगेटिव टर्मिनल इधर यार, टर्मिनल जो है मैंने थोड़ा गलत बना दिया, नेगेटिव टर्मिनल आएगा लेफ्ट में, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। नेगेटिव टर्मिनल पे एक मेटल हमने रखा, मेटल रखा, मेटल का शीट रखा। उस मेटल पे हमने रेडिएशन, उस मेटल पे रेडिएशन आया, और रेडिएशन की वजह से क्या हुआ, उस मेटल ने इलेक्ट्रॉन इमिट किए, और वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करने लग गए। करेंगे, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ ही तो मूव करेंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से आपको क्लोज लूप मिल गया, और क्लोज लूप से आपको कुछ ना कुछ करंट मिल गया। करंट को मेजर किसने किया? अमीटर लगा हुआ था यहाँ पे, अमीटर ने करंट का अमाउंट हमें बताया कि इतना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, हुआ क्या, आपने रेडिएशन रेडिएशन दिया मेटल को, मेटल ने इलेक्ट्रॉन इमिट कर दिया। मेटल इलेक्ट्रॉन इमिट कब करेगा? जब आपने जो रेडिएशन दिया है वो उस मेटल के आयोनाइजेशन एनर्जी जितना तो हो कम से कम। यार कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन कब निकालेगा? जब उसको आयोनाइजेशन एनर्जी जितना एनर्जी देना पड़े। मान लो एक एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आपने उसको सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया, तो क्या करेगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट तो करवा देगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो दिया, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट तो करवा देगा वो, और एटम से बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से बाहर निकालने के लिए 10 चाहिए। अगर आपने उसको 10 दिया तो इलेक्ट्रॉन से बाहर जस्ट निकाल ही देगा। अगर 15 दिया तो 15 में से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए काम में लेगा, और बचा हुआ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकल गया है वो उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा। 3 बातें मैंने बोली यार, अगर ये 3 बातें भी समझ में आ गई ना, अगली क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आ जाएगा। कि मान लो किसी एटम से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। आपके पास 3 पॉसिबिलिटी है, या तो 10 से कम दो, या 10 दो, या 10 से ज्यादा दो। तो क्या फर्क पड़ेगा? 10 से कम दिया तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा क्या? हाँ सर एक्साइट तो हो जाएगा, बट एटम से बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर एग्जैक्टली 10 दिया तो सर एग्जैक्टली 10 दिया तो जस्ट एटम से बाहर निकल ही जाएगा, बट एटम से बाहर निकलने के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगा सर, मूव नहीं कर पाएगा। 15 दिया तो 15 में से सर जितना उसको बाहर निकलने के लिए चाहिए उतना एनर्जी यूज कर लेगा, बाकी बचा हुआ एनर्जी किस में काम आएगा? काइनेटिक एनर्जी में। समझ में आगे बात? हाँ या ना? हाँ सर समझ गया। बस ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, इसी बारे में बात करेंगे अगली क्लास में। आज बस डिस्कशन यही पे एंड करते हैं बेटा, ठीक है। सर आपने वो मेटल के ऊपर ये CsNa क्या लिखा है? सीजियम और सोडियम है बेटा, ये एल्कली मेटल्स है। सीजियम है और एल्कली मेटल है। जब आप क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो पता चलेगा कि सीजियम जो है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी कम मतलब जानबूझ के, एक बार बता, तुझे इलेक्ट्रॉन निकालना ही है किसी एटम से, तो ऐसा एटम लेना जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो ताकि तुझे मेहनत कम करनी पड़े। मैंने सीजियम लिया जानबूझ के, क्योंकि उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, थोड़ा एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। बट कम, मान लो कम कितना, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अब तुम 5 भी नहीं दोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा वो, राइट। ये कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। जो भी है बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज डिस्कशन यहीं पे एंड कर रहा हूं मैं। थैंक यू सर।
बाय बेटा।